स्टूडेंट, मैं मुकेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही चुका होगा, ये जो आप देख रहे हैं वो हमारा जो सेशन होने वाला है वो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर साइंस का वो पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन को आप देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि जैक बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया उसका जो फर्स्ट सेट हम लोग कर रहे हैं, कौन सा सेट? फर्स्ट सेट। तो फर्स्ट सेट का जो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो आप लोग को पता होगा कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। तो इसलिए मैंने आंसर को लिखा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। और इसे क्यू वर्ड से यानी कि अल्फाबेट के क्यू लेटर से सूचित किया जाता है। इसी में एक और प्रश्न है, क्या है वो प्रश्न? चलिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जी हाँ दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वो कितने कूलम के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है? इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? तो ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपको फिर से याद दिला देता हूं कि ये हमारा जो है वो टर्म 2 का जैक के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा था वो था ये, और इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर एक ऐसी यंत्र है, मतलब वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि विद्युत विभवांतर जो होता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने में इसका यूज किया जाता है। और इसी में एक और प्रश्न है, इसे विद्युत परिपथ में किस तरह से संयोजित किया जाता है? तो इसे विद्युत परिपथ में तो सीधा सा लिखना है कि वोल्ट मीटर को सदैव समानांतर या फिर इसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किसमें? पार्श्व क्रम में या फिर समानांतर क्रम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो नोट्स है, ये जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, बस आपको सेम टू सेम हूबहू लैंग्वेज में लिखना है। ये एकदम सरलतम लैंग्वेज से लिखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका फुल में से फुल मार्क्स आए तो आप ऐसी भाषा का यूज कीजिए, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल ही जाएगा। फुल में से फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मैंने सरलतम ढंग से और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा हूं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने धातु और अधातु चैप्टर में पढ़ाया दोस्तों। यदि आप इस चैनल में पुराने हो या इससे पहले हमारे चैनल को देखे हो धातु अधातु को, तो मैंने वहां पर बताया था कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होती है। पारा ही एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? ये हमारा चैप्टर नंबर 4 से है, यानी कि कार्बन एवं यौगिक का क्वेश्चन। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n और -2 होता है। क्या होता है एल्काइन का सामान्य सूत्र? CnH2n -2 होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? तो ये सभी को पता ही होगा, ये मटर के पौधे को चुना था। और जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि एक जैव न्यूनीकरण पदार्थ का उदाहरण दे। तो जैव न्यूनीकरण का पदार्थ है बहुत सारा, मैंने 3 लिया है, आपसे केवल एक ही पूछा जा रहा है। तो इन तीनों में से चाहे तो आप तीनों लिख दें तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, चाहे तो आप एक लिखें तो भी मार्क्स नहीं कटेगा। और आप जैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बहुत लोग लिख देगा, इस तीनों एग्जाम्पल में से एक लाइन में लिख देगा, तो वो एग्जामिनर भी सोचेगा कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और एक वर्ड में लिखा है बच्चा, इसको 2 मार्क्स, क्या ये 2 मार्क्स देने के लायक है? बिल्कुल नहीं। आपको सजा के लाइन बाय लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो जो हमारा पहला निम्नीकरण पदार्थ है वो है क्या? मलमूत्र। दूसरा है कागज। तीसरा लकड़ी। एक बार आपको याद दिलाते चलूं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ आखिर होता क्या है।
तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वह पदार्थ है जो जैविक प्रक्रम द्वारा क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है, यानी कि सड़ गल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। और ये एग्जांपल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है उत्पादक अपनी ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है। तो उत्पादक यानी कि आप समझ रहे हैं कि उत्पादक का मतलब, अगर आपने बायोलॉजी के उधर लास्ट वाले चैप्टर, शायद मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, ये 15वां या शायद 16वां चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि उत्पादक अपनी ऊर्जा के किस पर निर्भर करता है। ऊर्जा जो है यानी कि पेड़ पौधे के बारे में पूछा जा रहा है। तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए निम्नलिखित पर निर्भर करता है। पहला जो है आपको पर्यावरणीय कारकों पर, दूसरा है पोषक की उपलब्धता पर, और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर निर्भर करती है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा में 90+ मार्क्स आए, तो आप इस चैनल से जल्दी जाकर जुड़ ही जाइए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि आज जो तारीख है वो तारीख है हमारा कितना, आज तारीख है 12 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, आज भी शाम को क्या हुआ था कि जैक द्वारा इस मॉडल पेपर को जारी किया गया था, और जो अभी आपका समय हो रहा है वो समय हो रहा है रात्रि का 1 बजे। ये किसके लिए हो रहा है, ये मैं पागल हूँ जो अभी रात में जाग कर इतना मेहनत करके इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आप पढ़ें, आपका नाम रोशन हो, माता पिता का नाम रोशन करें, साथ ही साथ अपने मोहल्ले का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का पूरा सॉल्यूशन आपको मिले, तो जल्दी से जल्दी जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपडेट डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ये जो हमारा देखे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो 7 तक है, वो कहाँ का, वो 2 मार्क्स का है, यानी कि आपको केवल जवाब देना है इसका 5 ही क्वेश्चन का। यहाँ पर भी छूट है, ये जो 1 से लेकर के 7 तक है, आपको सिर्फ इसका आंसर 5 ही क्वेश्चन का लिखना है, लेकिन मैंने सातों के सातों करवा रखे हैं। यदि आपको इन सातों में से जो 5 अच्छा लग रहा है, केवल आप उसी का जवाब दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है आपके जैक बोर्ड की तरफ से। वो निर्देश क्या है, चलिए उसको पहले आप समझ लीजिए। वो निर्देश इस प्रकार है कि प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 14 तक जो आपका है वो 3 अंक का है, और कुल इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है। और कुल इसमें प्रश्नों की संख्या 7 है, और 7 प्रश्नों में से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन में से आपको टोटल प्रश्न होता है वो 7 होता है, और 7 में से आपको केवल 5 का उत्तर लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें, किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इसे होकर गुजरता है तब। तो देखिए हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से ले लेते हैं, बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो के अंत तक रहिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर जो होता है वो आवेश बटा समय होता है, और हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक, आवेश को हमने लिखा आवेश का मात्रक और समय को लिखा समय का मात्रक। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और आवेश का मात्रक होता है कूलम, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम बटा 1 सेकंड के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलम पर 1 सेकंड के बराबर होता है। तो इस निष्कर्ष से हम लोग अब 1 एम्पियर की परिभाषा को लिखेंगे। तो 1 एम्पियर जो होता है, जब किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो 1 एम्पियर कहा जाता है। बिल्कुल इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। तो इसी फॉर्मूले से हमने अभी इस 1 एम्पियर की परिभाषा को लिखा है।
तो यहाँ पर जो है किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, क्या हो, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है वो निम्नलिखित को स्पष्ट करना है। तो हाँ सॉरी 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ 500 और 10 मिनट भी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा कुछ स्पेस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर यदि 500 कूलम आवेश यानी कि Q का जो वैल्यू दे के रखा है वो कितना दे के रखा है, 500 कूलम, और जो समय है वो कितना है हमारे पास 10 मिनट है। और इसी 10 मिनट को हम सबसे पहले सेकंड में बदलेंगे, एसआई मात्रक में बदलेंगे, एसआई यूनिट में बदलेंगे। अगर मिनट है तो उसको सेकंड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 7 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें निकालना क्या है, धारा निकालना है, यानी कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का वैल्यू 500 है और T का वैल्यू कितना है, 600। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा निकल कर आया I बराबर कितना, 5/6। जब हम इसको इस 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे और जीरो लगाएंगे, जीरो लगाने के बाद पॉइंट लगाएंगे और 6 8 48 और यहाँ पर 2 बचेगा और इस पॉइंट के कारण जीरो हो जाएगा, 6 तिया 18। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 0.83, क्या लिख सकते हैं, 0.83। और हम निकाल रहे हैं किसको, विद्युत धारा को निकाल रहे हैं। और विद्युत धारा को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, किसमें, एम्पियर में। और एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो यहाँ पर जो हमारा विद्युत धारा का जो गणना करने बोल रहा था वो क्या हो जाएगा, 0.83 एम्पियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं लेना है तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही वहाँ आपको इसी का नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर वहाँ जुड़ जाइए। सबसे पहले अगर आपको ये नोट्स हूबहू जैसा बोर्ड पर मैं बता रहा हूँ, अगर यही नोट्स चाहिए तो इसी चैनल के यानी कि स्कूल स्टडी सेंटर पर जाके इसके अबाउट सेक्शन में सबसे पहले जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और सीधा डायरेक्ट ये नोट्स को प्राप्त कीजिए। और यही नोट्स अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं ऐसे सुंदर राइटिंग से और ऐसे बना के, तो आपको कोई नहीं रोक सकता फुल में से फुल मार्क्स देने पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को स्पष्ट करें। उसमें पहला क्वेश्चन है, 9 में हमारा 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उसमें पूछा जा रहा है किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आंसर देखते हैं। प्रतिरोध का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध घटेगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1 आप अच्छे तरह से समझ चुके हैं। यदि आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को स्लो मोशन में करके देखें या फिर वीडियो को दोबारा रिपीट मोड में डाल के देखें, तब आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है उसमें पूछा जा रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। तो सबसे पहला बात है चालक की लंबाई। किस बात पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। यानी कि चालक का लंबाई जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जितना पतला तार उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गया कि चालक की लंबाई। दूसरा है चालक की मोटाई, यानी कि चालक की मोटाई वो जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। कहने का मतलब है कि एक मोटा तार लेते हैं तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और तीसरा जो है वो चालक की प्रकृति पर, यानी भिन्न भिन्न चालक का जो प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है।
तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। और बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल सके। और यदि आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं, इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आप टेलीग्राम का लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद डायरेक्ट आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप देखते हैं आयरन या फिर टोस्टर जो देखते हैं, उसको बनाने के लिए शुद्ध धातु का उपयोग नहीं ना करके मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, चलिए इसको डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया जा रहा है कि विद्युत टोस्टर तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के बने होते हैं, क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, जो मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा क्या होता है, इसका क्या जो गलनांक होता है वो हाई होता है। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। और तीसरा है कि उच्च तापमान का इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। उच्च तापमान, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए, उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण का मतलब दहन नहीं होता, यानी कि ये पूरी तरह से जल के खत्म नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, मुझे भी लगा जब मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देखा। तो बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पर्यावरण हितैषी अभ्यास है क्या। देखिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम होती है, इसे पर्यावरण हितैषी अभ्यास कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण हितैषी अभ्यास कहते हैं। तो ऐसा 3 पर्यावरण हितैषी का अभ्यास लिखना है। तो सबसे पहला है पॉलीथीन की उपयोग ना करना। यह दोस्तों, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण हितैषी होगा। दूसरा है जलाशय में कूड़ा नहीं फेंकना। यह दोस्तों, जितना भी जलाशय है, चाहे वो नदी हो, तालाब हो या समुद्र हो, कुछ भी हो, उसमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें बताया जा रहा है कि अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाना। ये सब किसके एग्जाम्पल है, पर्यावरण हितैषी अभ्यास के एग्जाम्पल है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है जो है हमारा, उसमें पूछा जा रहा है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दें। क्या दोस्तों, समजात अंग से क्या समझते हैं। तो समजात अंग, ध्यान से देखिएगा, प्राणियों के शरीर के ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होती है लेकिन कार्यों में भिन्न भिन्न होती है, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य का हाथ, और दूसरा है चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख। ये किसके एग्जाम्पल हैं, समजात अंग के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो इसमें देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारितंत्र में अपमार्जकों की निम्नलिखित भूमिका। सबसे पहला जो है, अपमार्जक को पारितंत्र का सफाई एजेंट कहा जाता है। ये जो होता है अपमार्जक, ये पारितंत्र में क्या करता है, सफाई एजेंट की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह मृत शरीर के अवशेषों का अपमार्जन करता है। यानी कि मृत शरीर, जैसे कि आपने देखा होगा कि गाय है, भैंस है या कुत्ता है, रेलवे ट्रैक पर कट जाती है या मर जाती है किसी कारणवश से, तो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। तो उसको गायब करने वाला कौन होता है, वो अपमार्जक होते हैं। और
और भी बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि सूक्ष्मजीव हैं और कुछ पक्षी होते हैं जो उन्हें भक्ष कर लेते हैं, यानी कि खा के खत्म कर देते हैं, लेकिन इसमें अपमार्जक का भी रोल है। अच्छा, दूसरा कारण देखिए, ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। ये मृत शरीरों का क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थ में अपघटित कर देते हैं, जिससे ये कुछ समय बाद अपघटित हो जाता है। यानी कि जो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको ये सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, यानी कि अपघटित कर देता है, जिससे ये कुछ समय बाद क्या हो जाता है, सड़ गल के खत्म हो जाता है। इसलिए जो है हमारे पर्यावरण में पारितंत्र का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जाता है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, समजातीय श्रेणी यौगिक की एक ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा, यानी कि जनरल फार्मूला के द्वारा से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, यानी कि रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एल्केन क्या है, समजातीय श्रेणी का उदाहरण, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपने कार्बन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सारे होते हैं। तो जो एल्केन जो है इसका मुख्य उदाहरण है, और जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको पार्ट 1 के रूप में मिलेगा, और जो क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19 वो अगले पार्ट में मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और एक बात, आपको यदि इस आंसर शीट का आपको यदि चाहिए क्या नोट्स, तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सेम टू सेम यही नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं हम इसी सेट के, यानी कि मॉडल सेट 1 के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।